स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था हमारे जो चैप्टर पहला चल रहा है उसमें हमने वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने रासायनिक वियोजन अभिक्रिया जो है उसके प्रकार के बारे में भी बात की थी, जिसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, हमने तीनों प्रकार के बारे में अच्छे से चर्चा की थी और उसके बाद में हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में भी बताया था। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा? जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संपन्न होने के दौरान क्या करती है? बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करती है। उसके बाद में क्या होगा? उसका संपन्न होगी। ठीक है, जैसे ही वह ऊष्मा का अवशोषण करती है तो वो अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो उस दौरान क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। क्या हो रहा होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है ये कौन से नंबर की है? 4th नंबर की, क्योंकि हमने लिखवाया था कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? 10 प्रकार की। उसमें हमने 3 देख ली, आज चौथी चलेगी और इसका नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कैसे बनेगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के दौरान क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसमें रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगी? इस रिएक्शन के बारे में हमने 3-4 बार पहले भी बात कर ली है। ठीक है, हमारी रिएक्शन हम देखते हैं। जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी भौतिक अवस्था कैसी है? सॉलिड, और हम इसे किस नाम से जानते हैं? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। जैसे ही हम बिना बुझे चूने की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? जल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? जल के साथ। और इसकी भौतिक अवस्था कैसी है? लिक्विड, द्रव है। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा होगा? जलीय विलयन, इसीलिए इसकी भौतिक अवस्था एक्वस है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो प्राप्त होता है, साथ में हमें और क्या मिलती है? साथ में हमें ऊष्मा मिलती है। और ऊष्मा को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। ठीक है, क्या मिलती है हमें? ऊष्मा मिलती है। जो ये हमें ऊष्मा मिलती है, इस ऊष्मा के ऊपर ही, मतलब इस ऊष्मा के निकलने के आधार पर ही इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों इस अभिक्रिया को आपने समझा, अब आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कौन सी अभिक्रिया आएगी हमारी, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया आएगी, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। जो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ना किसी चीज़ का क्या होगा, विस्थापन होगा। और विस्थापन कैसे होगा, अभिक्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। किस आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर। और इसका नंबर कौन सा है, 5वां, ठीक है। तो हमारी कौन सी अभिक्रिया है ये, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा, हम लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु कम अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को, कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को अपनी जगह से, कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को अपनी जगह से विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। विस्थापित करने का मतलब हटा देना, ठीक है। जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अपनी जगह से हटाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। हटा देती है, क्या कहलाती है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अगर हम एक रिएक्शन देखें तो रिएक्शन देखने के दौरान हम देखते हैं कि इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व कम अभिक्रियाशील धातु या तत्व को हटा देता है। तो हम अभिक्रिया के दौरान हम देखेंगे कि जैसे ही जिंक धातु की अभिक्रिया, जैसे ही जिंक धातु की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ कराते हैं, किसके साथ, कॉपर सल्फेट विलयन के साथ, तो क्या होगा, जिंक धातु कॉपर सल्फेट में से कॉपर धातु को क्या करेगी, हटा देगी। क्यों, क्योंकि जिंक धातु क्या है, कॉपर धातु से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए कॉपर धातु की जगह कौन ले लेगी, जिंक धातु, ठीक है। तो हम बात करेंगे जिंक धातु। जिंक धातु, इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, सॉलिड है, ठीक है। जैसे ही जिंक धातु किसके साथ क्रिया करती है, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ। अगर विलयन है तो भौतिक अवस्था AQ, क्या है ये हमारा, कॉपर सल्फेट,
जैसे ही जिंक धातु कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, जिंक धातु कॉपर धातु को क्या करेगा, अपनी जगह से हटा देगा। अगर उसकी जगह खुद लेगा तो क्या बनाएगा फिर ये जिंक सल्फेट, और ये भी क्या होगा, विलयन होगा, इसलिए भौतिक अवस्था AQ, और इसे क्या कहेंगे हम, जिंक सल्फेट। क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट। और साथ में हमें क्या मिल सकता है, अगर जिंक धातु ने कॉपर धातु को हटा दिया तो कॉपर धातु बाहर निकल गई, क्या हो जाएगी, बाहर निकल गई, और ये धातु है इसीलिए इसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी, सॉलिड होगी। कैसी होगी, सॉलिड, कॉपर धातु। अब हम देखेंगे कि ये अभिक्रिया हो कैसे रही है। देखो अभिक्रिया कैसे होगी, जो जिंक धातु है ये किस में बदलेगी, पहले जिंक आयन में, Zn+2 आयन में। जैसे ही ये आयन में चेंज होता है तो कॉपर सल्फेट हमारा किस किस में टूटेगा, जैसे ही कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये Cu+2 और SO4-2 में टूट जाता है। ठीक है, किस में टूटेगा, Cu+2 और SO4-2। ये सभी क्या है, आयन है। क्या है, ये आयन है। तो देखो हमें पता है प्लस और माइनस आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो जिंक धातु किसके साथ जुड़ रही है, SO4-2 के साथ। जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगी तो क्या मिल जाएगा हमें, जिंक सल्फेट। बचा क्या हमारे पास में, Cu+2 आयन। जो जिंक धातु ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 में कन्वर्ट किया खुद को, तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, कॉपर धातु। ठीक है, कॉपर आयन जैसे ही लेगा और किस में बदल जाएगा, कॉपर धातु में। इस प्रकार यह अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करेगा, हटा देता है। लेकिन हमने यह कैसे कह दिया कि जिंक धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर धातु कम अभिक्रियाशील है, तो इसके लिए कुछ तो पैमाने होने चाहिए। तो इसी के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो बुक है, ठीक है, उसमें दे रखा है कि अभिक्रियाशीलता किस आधार पर है। ठीक है, कौन सी धातु पहले आएगी, अर्थात किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है और किसकी कम है। इसके लिए हमें एक क्रम देखने की आवश्यकता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अभिक्रियाशीलता का क्रम। किस नाम से, तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो हम देखते हैं वो क्रम क्या है। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब हम देखेंगे तत्वों के लिए जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है वो किस प्रकार है। आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, नोट डालना और इसमें लिखना, तत्वों की अभिक्रियाशीलता तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। अगर हम अभिक्रियाशीलता का क्रम की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा क्रम, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारे क्या है, सभी तत्व हैं। क्या है, ये तत्व हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
फेरस जिसे आयरन कहते हैं, पीबी लेड, ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन है, ये मरकरी या पारा है, और ये क्या हमारा सिल्वर चांदी, ये क्या हमारा सोना। तो देखिए अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है या कम है। तो हम देखते हैं इस क्रम में जो सबसे ऊपर आ रहा है उसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, उसके नीचे आने वाले की नीचे वाले की तुलना में तो ज़्यादा है लेकिन ऊपर वाले की तुलना में कम है। ठीक है, तो हम देखें कि ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता है। क्या होगा? अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता है। ठीक है, अर्थात सबसे ऊपर आने वाला जो तत्व है वो अधिक अभिक्रियाशील है और सबसे नीचे आने वाला जो तत्व है वो क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं काना कार मांगे अल्टो, काना कार मांगे अल्टो, जिसमें फिरे प्रभु हीरा कल्लू। कौन कौन घूम रहे हैं? हीरा और कल्लू। हाथ में लेकर क्या क्या लेकर घूम रहे हैं वो? चांदी सोना। क्या क्या लेकर घूम रहे हैं वो? हाथ में लेकर चांदी सोना। ठीक है, अगर हम देखें तो काना कार मांगे अल्टो, जिसमें फिरे प्रभु हीरा कल्लू, हाथ में लेकर चांदी सोना। हम इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हम इसे याद रख सकते हैं कि हम हर एक एलिमेंट को किस नाम से जान सकते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता जाएगा। अब हमने जो अभिक्रिया की थी पिछली एग्जाम्पल के तौर पे, अब हमने बात की थी वहाँ पे किस किस की? जिंक धातु की। जिंक धातु ने क्या किया था? कॉपर धातु को अपनी जगह से हटाया था। ठीक है, तो देखिए कौन इस क्रम में ऊपर आ रहा है? जिंक धातु। इसका मतलब जिंक धातु की अभिक्रियाशीलता क्या होगी? कॉपर धातु की तुलना में अधिक होगी, इसीलिए ये इसे हटा देगा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने इससे पहले देखा था विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें दो एलिमेंट आपस में क्या होंगे? अपनी जगह बदलेंगे। द्वि का मतलब दो, विस्थापन का मतलब जगह चेंज करना। दो एलिमेंट क्या करेंगे? अपनी जगह आपस में बदलेंगे। इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका नंबर कौन सा है? 6। नाम क्या है इसका? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य
अभिकारकों के मध्य क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान। अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल क्या होगा? क्या होगा इसमें? अभिकारक के जो आयन होंगे उनके बीच में क्या होगा? आदान प्रदान होगा। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारी रिएक्शन क्या है? देखिए, जैसे ही सोडियम सल्फेट, क्या? Na2SO4, जैसे ही सोडियम सल्फेट, और ये सोडियम सल्फेट है, इसकी अवस्था कैसी है? एक्वस। ठीक है। जैसे ही सोडियम सल्फेट किसके साथ अभिक्रिया करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है। जैसे ही सोडियम सल्फेट किसके साथ अभिक्रिया करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ। अगर ये बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलेगा? ये हमारा क्या है? बेरियम क्लोराइड। इसे हम कहेंगे बेरियम क्लोराइड। और इसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी? एक्वस। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट। जैसे ही सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? हमने पढ़ा था काना कार मांगे अल्टो। इसमें सोडियम धातु क्या है? अधिक अभिक्रियाशील। किसको हटा देगी? बेरियम को। जैसे ही बेरियम को हटाएगी तो बेरियम भी तो अपनी जगह छोड़ रहा है, तो ये जाके किसी ना किसी से जुड़ेगा और ये यहाँ से हटकर किसी ना किसी से जुड़ेगा। अब हम आगे बताएंगे कि कैसा जुड़ेगा। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा अभिक्रिया के दौरान? हमें यहाँ से मिल जाएगा बेरियम सल्फेट। क्या मिल जाएगा? बेरियम सल्फेट। और यह किस रूप में मिलता है हमें? पीपीटी के रूप में। ठीक है। इसे हम कहते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। और ये किस रूप में मिलता है हमें? अवक्षेप के रूप में। किस रूप में? अवक्षेप के रूप में। साथ ही हमें क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। Na किसी ना किसी से जुड़ेगा और किससे जुड़ता है ये? Cl के साथ, क्लोरीन के साथ। अब हम देखते हैं क्या दी गई इक्वेशन बैलेंस है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन 4, इधर कितनी हो गई? 4। इसके बाद में हाइड्रोजन नहीं है इसमें। सल्फर कितना है? 1। इधर कितना है? 1। इधर देखे तो यहाँ सोडियम कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कितना है? 1। बैलेंस करने के लिए 2। ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन कितना है? 2। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या है ये हमारा? सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। इसकी भौतिक अवस्था कैसी है? लिक्विड, मतलब जलीय विलयन। ठीक है। तो इसे किससे व्यक्त करेंगे? AQ से। अब हम यहाँ देखेंगे कि यह अभिक्रिया हो कैसे रही है। सोडियम सल्फेट किस किस में टूटेगा? Na+1 आयन और SO4-2। क्या ये बैलेंस संतुलित है? नहीं है। बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि चार्ज +1 है, यहाँ पे -2 है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ये किस में टूटेगा? Ba+2 आयन और ये Cl-1। यहाँ पे कितना है? 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, हमें पता है प्लस माइनस आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये किससे क्रिया करेगा? प्लस माइनस के साथ। और ये वाला किससे करेगा? क्लोरीन के साथ। तो देखिए NaCl क्या मिल जाएगा? NaCl। बेरियम सल्फेट क्या मिल गया? बेरियम सल्फेट। इस प्रकार यह अभिक्रिया हमारी संपन्न हो जाती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है और रिएक्शन कैसे संपन्न होती है। ठीक है बच्चों,
आप इसे नोट कर लीजिए। और आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कल वाले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है छोटी से छोटी, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने इसे उतार लिया होगा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। और कौन से नंबर की है ये, 7वें नंबर की। कौन से नंबर की है, 7वें नंबर की। और फिर इसके बाद में कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, लेकिन अगली क्लास में, ठीक है। कौन सी क्लास में, अगली क्लास में। और अभिक्रिया का नाम क्या होगा हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या नाम होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, लेकिन चर्चा कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।